नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को पता होगा वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। अपन आज समसूत्री विभाजन यानी कोशिका विभाजन के अंदर समसूत्री विभाजन पढ़ने वाले हैं। इससे जो पहले वाला मेरा वीडियो था सेल साइकिल के बारे में, ये वीडियो देखने से पहले आप सेल साइकिल को जरूर देखिएगा जो कि आपको कोशिका विभाजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन देखते हैं एम फेज यानी जो सेल साइकिल का एम फेज है वही है आपका क्या, समसूत्री विभाजन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। यह शब्द या ये टर्म देने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ये क्या दिया, इस शब्द को दिया था। और अपन बात करें समसूत्री विभाजन की तो यह कायिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी ये जो समसूत्री विभाजन है कायिक कोशिका में पाया जाता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जनक सेल या जनक कोशिका के द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और आप देखेंगे कि संतति सेल ये गुणात्मक यानी गुण के आधार पर ये मात्र कोशिका के समान होती हैं, और संख्यात्मक रूप से यानी जितने गुणसूत्र जनक सेल के अंदर है उतने ही गुणसूत्र क्या होंगे, संतति सेल के अंदर भी होंगे। देखिए समसूत्री विभाजन दो भागों में अपन पढ़ते हैं। एक तो है कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्र का विभाजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका ध्रुव का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर चार चरण होते हैं। एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों प्रावस्था को अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा है समसूत्री विभाजन का जो महत्व है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, जो आनुवांशिक स्थायित्व है वो बनाए हुआ रखता है, और घावों को भरने के लिए समसूत्री विभाजन अति आवश्यक है, और जीवन की सततता के लिए इसका बहुत महत्व है, और वृद्धि व विकास के लिए भी समसूत्री विभाजन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये करता है। फिर अपन पढ़ते हैं जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी जो पहली प्रावस्था है प्रोफेज, उसको पढ़ते हैं। देखिए चलिए फिर अपन बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज, इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे कि जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रावस्था में गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन प्रारंभ हो जाता है, और इस अवस्था के अंदर, इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो धागे नुमा होते हैं। यानी जो अर्ली प्रोफेज है उसके अंदर आप देखेंगे कि एक तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो एक धागे के समान होते हैं, और इसके अंदर केंद्रिका, और केंद्र के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं तारक काय। ये है आपकी अर्ली प्रोफेज, यानी जो प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था है उसके अंदर आप देखते हैं कि जो गुणसूत्र है वो धागे के रूप में होते हैं, तथा इसके केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर केंद्रिका, और केंद्र के ऊपर की साइड तारक काय यानी जो जंतु कोशिका है उसके अंदर तारक काय उपस्थित होता है। लेकिन प्रोफेज के अंत में यानी प्रोफेज अवस्था की जो अंतिम चरण है, प्रोफेज के अंत में
केंद्रक, केंद्रिका व ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका टूटकर लुप्त हो जाती हैं और इस प्रवस्था में तर्कुतंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और ये तर्कुतंतु एक प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यानी प्रोफेज अवस्था, इस अवस्था की जो शुरुआती अवस्था है उसके अंदर आप देखते हैं कि पदार्थ का जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है और शुरुआत के अंदर जो गुणसूत्र है वो धागे के रूप में होते हैं, जबकि प्रोफेज के अंत में आप देखेंगे कि केंद्रक, केंद्रिका तथा ईआर ये लुप्त हो जाते हैं और तर्कुतंतु का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यानी जो लेट प्रोफेज है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो केंद्रक झिल्ली है वह लुप्त हो जाती है तथा जो केंद्रिका है वह भी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है और गुणसूत्रीय पदार्थ का क्या हो जाता है, संगठन हो जाता है। और इसके अंदर तारकाय होता है वो विपरीत ध्रुवों पर चला जाता है और तर्कुतंतु का क्या हो जाता है, निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये है आपका तारक केंद्र और तारक केंद्र के ऊपर जो अरे या तंतु रूपी संरचना है उन्हें अपन बोलते हैं तर्कुतंतु। ये लेट प्रोफेज के अंदर दिखाई देते हैं। ये है लेट प्रोफेज, यानी इस प्रवस्था के अंदर आपको ध्यान देना है कि एक तो इस प्रवस्था के अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उनका संघनन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रवस्था के अंदर जो गुणसूत्र है वो धागेनुमा होते हैं। और लेट प्रोफेज के अंतर यानी प्रोफेज के अंत के में आप देखेंगे कि जो केंद्रक झिल्ली है वो लुप्त हो जाती है, केंद्रिका लुप्त हो जाती है तथा ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका भी लुप्त हो जाती है। इस प्रवस्था में तर्कुतंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये तर्कुतंतु किसके बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के द्वारा तर्कुतंतु का निर्माण होता है। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि यह समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रवस्था है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवधि की प्रावस्था है। ये हो गए जो प्रोफेज की मुख्य बातें थी वो। फिर अपन बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। देखिए मेटाफेज के बारे में अपन बात करें मेटाफेज इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो मध्य पट्टिका पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी इस प्रवस्था के अंदर आप देखेंगे कि गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये गुणसूत्र जो मध्य प्लेट है उस पर आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ये तर्कुतंतु और यानी इस प्रावस्था में गुणसूत्र मध्य प्लेट
पर एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रावस्था में गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि जो गुणसूत्र की भुजा है वो ध्रुव की तरफ विन्यासित होती हैं, जबकि गुणसूत्र बिंदु मध्य प्लेट पर व्यवस्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोसोम मध्य प्लेट पर व गुणसूत्र की भुजा ध्रुव की ओर विन्यासित होती हैं। और यदि आप गुणसूत्र के आकार का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेटाफेज ये सबसे अच्छी अवस्था है। यानी गुणसूत्र का अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है। इसी अवस्था में किया जाता है। यानी आप गुणसूत्र की आकारिका का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो मेटाफेज अवस्था के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर जो तर्कुतंतु है वो तर्कुतंतु दो प्रकार के होते हैं। तर्कुतंतु दो प्रकार, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन एनाफेज के अंदर देखेंगे कि एक नए तर्कुतंतु का निर्माण होता है। तर्कुतंतु जो कि एक तो होता है आपका सतत तर्कुतंतु। जो सतत तर्कुतंतु होता है वह ध्रुवों से ध्रुवों के मध्य विन्यासित होता है। जो सतत तर्कुतंतु हैं वह ध्रुवों से ध्रुवों के मध्य, ये ध्रुवों से ध्रुवों के मध्य जो सतत तर्कुतंतु है वह ध्रुवों से ध्रुवों के मध्य स्थित होता है। ध्रुवों से ध्रुवों के मध्य। और आप देखेंगे कि दूसरा जो तर्कुतंतु है जो कि है असतत, या जिसे अपन गुणसूत्रीय तर्कुतंतु कहते हैं। अब देखिए ये गुणसूत्रीय तर्कुतंतु यह ध्रुवों से जो गुणसूत्र बिंदु है वहां तक ये विन्यासित होता है। ये कौन सा है? असतत या गुणसूत्रीय तर्कुतंतु जो कि ध्रुवों से सेंट्रोमियर व सेंट्रोमियर से ध्रुव के मध्य स्थित होता है। इसके बाद एक और तर्कुतंतु होता है जिसका निर्माण कहाँ होता है? एनाफेज अवस्था के अंदर होता है। उससे बोलते हैं इंटरजोनल या अंतरीय अंतक्षेत्रीय। इंटरजोनल तर्कुतंतु। अंतरक्षेत्रीय तर्कुतंतु। इंटरजोनल तर्कुतंतु का निर्माण किस में होगा? एनाफेज जो अवस्था है उसके अंदर इंटरजोनल तर्कुतंतु का निर्माण होता है। यानी तीन प्रकार के तर्कुतंतु होते हैं। एक तो होता है सतत तर्कुतंतु या इसे अपन बोलते हैं सपोर्टिंग तर्कुतंतु, और दूसरा है असतत तर्कुतंतु या गुणसूत्रीय तर्कुतंतु, और तीसरा है इंटरजोनल तर्कुतंतु जिसका निर्माण कहाँ होता है? एनाफेज में। जबकि इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है? आपका प्रोफेज अवस्था के अंदर होता है। जो प्रोफेज अवस्था है उसके अंदर इन दोनों का निर्माण होता है। अब मेटाफेज के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो गुणसूत्र का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? मेटाफेज है। और इस प्रावस्था के अंदर जो गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आकर एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और
जो गुणसूत्र बिंदु है वह तो होता है मध्य प्लेट पर, और जो भुजाएं हैं वह ध्रुवों की ओर विन्यासित होती हैं। तर्कुतंतु के प्रकार की अपन बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सतत तर्कुतंतु जो ध्रुव से ध्रुव के मध्य, और असतत तर्कुतंतु या गुणसूत्रीय तर्कुतंतु जो कि ध्रुव से सेंट्रोमियर, फिर सेंट्रोमियर से ध्रुव तक स्थित होता है। और एक होता है इंटरजोनल तर्कुतंतु जो कि एनाफेज अवस्था के अंदर अपन उसको देखेंगे। फिर अपन बात करते हैं एनाफेज के बारे में। देखिए एनाफेज अवस्था के अंदर क्या होता है। एनाफेज अवस्था के अंदर आप देखेंगे कि जो गुणसूत्र बिंदु है उसका विभाजन हो जाता है और ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। एनाफेज के अंदर आप क्या देखेंगे, जो गुणसूत्र बिंदु हैं उनका विभाजन हो जाता है और उनका विन्यास भी कुछ पहली अवस्था की तुलना में विपरीत हो जाता है। यानी इनकी भुजाएं तो केंद्र की तरफ विन्यासित होती हैं और जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों की ओर विन्यासित होता है। अब देखिए ये अवस्था है जो समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। सबसे छोटी अवस्था है, छोटी अवस्था है। और आप देखेंगे कि जो गुणसूत्र बिंदु है उसका इसमें विभाजन हो जाता है। यानी गुणसूत्र बिंदु का इस अवस्था में विभाजन हो जाता है और आप यह भी देखेंगे कि जो गुणसूत्र बिंदु है वो तो ध्रुवों की ओर विन्यासित होते हैं, जबकि गुणसूत्रों की भुजा वह केंद्र की ओर विन्यासित होती हैं। गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर व भुजा केंद्र की ओर विन्यासित होती हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो इसके अंदर एक नए तर्कुतंतु का निर्माण होता है जो कि आपका है अंतर क्षेत्रीय तर्कुतंतु, यानी इंटरजोनल तर्कुतंतु का निर्माण होता है। ये क्या है आपका इंटरजोनल या अंतर क्षेत्रीय तर्कुतंतु का निर्माण होता है। मेटाफेज जो कि क्या है, सॉरी एनाफेज जो कि समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है और इसके अंदर जो गुणसूत्र बिंदु है उसका विभाजन हो जाता है और 2 पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण होता है और गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा भुजा केंद्र की ओर विन्यासित होती हैं। ये तो होगी आपके एनाफेज अवस्था के बारे में। फिर अपन देखते हैं टीलोफेज अवस्था। फिर अपन बात करते हैं टीलोफेज अवस्था के बारे में। टीलोफेज, यदि अपन बात करें टीलोफेज की तो इस अवस्था के अंदर अपन देखेंगे कि एक तो पहले बात करेंगे अर्ली टीलोफेज के बारे में और फिर बात करेंगे लेट टीलोफेज के अंदर, यानी टीलोफेज के अंत के अंदर अपन क्या देखते हैं। अपन देखिए जो टीलोफेज है उसके प्रारंभ में अपन देखते हैं कि जो गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर
पहुंच जाते हैं, यानी जो गुणसूत्र हैं वो क्या करेंगे, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और ये तो हो गया आपके अर्ली टीलोफेज। फिर अपन देखते हैं कि लेट टीलोफेज के अंदर जो दो केंद्रकों का, यानी दो पुत्री केंद्र जो जनक के द्वारा, एक जनक केंद्र के द्वारा दो संतति केंद्रों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और पुनः जो गुणसूत्रीय पदार्थ है वह असंगनित हो जाता है, यानी गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। फिर देखिए इस अवस्था के अंदर, इस अवस्था के अंत में, यानी जो लेट टीलोफेज है उसके अंदर आप देखते हैं कि इस अवस्था के अंत में एक तो केंद्रक, केंद्रिका व ईआर का पुनः निर्माण हो जाता है और जो तर्कुतंतु का निर्माण हुआ था वो तर्कुतंतु क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाते हैं और अंत के अंदर आप देखेंगे कि एक जनक केंद्र के द्वारा दो संतति केंद्र का निर्माण हो जाता है। यानी टीलोफेज अवस्था यह प्रोफेज से विपरीत अवस्था है। जो टीलोफेज अवस्था है यह प्रोफेज के विपरीत अवस्था है। यानी जो प्रोफेज अवस्था थी ठीक उसके विपरीत क्या है, टीलोफेज है। या अपन ऐसे कह सकते हैं जो टीलोफेज अवस्था है वह प्रोफेज के विपरीत या ठीक उल्टी प्रावस्था है। प्रोफेज के अंदर तो आपने देखा था कि जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उनका संघनन प्रारंभ हो जाता है, जबकि टीलोफेज के अंदर आप देखते हैं कि जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उनका असंघनन हो जाता है। यानी जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उनका क्या हो जाता है, असंघनन। असंघनन किसका हो जाता है, जो गुणसूत्रीय पदार्थ हैं, गुणसूत्रीय पदार्थ का असंघनन हो जाता है और गुणसूत्र इसके अंदर जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और इस अवस्था के अंत में आप देखते हैं कि केंद्रक, केंद्रिका, ईआर का पुनः निर्माण हो जाता है। जबकि प्रोफेज के अंत में इन सबका जो है केंद्रक, केंद्रिका तथा ईआर ये टूटकर लुप्त हुए थे, जो कि पुनः इनका निर्माण हो जाता है। तर्कुतंतु लुप्त हो जाते हैं, जबकि प्रोफेज के अंदर तर्कुतंतु का क्या हुआ था, निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। एक जनक केंद्रक से दो संतति केंद्रकों का इस अवस्था के अंत में निर्माण हो जाता है। ये तो हो गई आपके टीलोफेज यानी समसूत्री विभाजन की टीलोफेज अवस्था। फिर अपन बात करते हैं, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन। अब अपन पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन। अब देखिए पादप सेल और जंतु सेल के अंदर इनका विभाजन यानी कोशिका द्रव का विभाजन अलग अलग प्रकार से होता है। यानी जंतु, पादप व जंतु सेल में कोशिका विभाजन अलग अलग प्रकार से होता है।
अलग अलग प्रकार से होता है। मान लो कि एक जंतु सेल है, जंतु सेल का जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है वह कोशिका खांच विधि से, कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, जबकि पादप सेल के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टी या कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। अपन बात करें जंतु सेल की, तो जंतु सेल के अंदर सेल झिल्ली यानी जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कठोर होने के कारण इनके मध्य सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा अंत में यह दो कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती हैं। यानी सेल प्लेट विधि के द्वारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंत के अंदर दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जबकि जंतु सेल के अंदर आप देखेंगे कि इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह कोशिका खांच विधि द्वारा होता है तथा इस प्रकार एक कोशिका झिल्ली के मध्य या केंद्र के अंदर एक खांच बनती है और दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह तो है आपके साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। इनके अंदर पादप और जंतु के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार से विभाजन होता है। पादप के अंदर आपको ध्यान रखना है कोशिका पट्टी विधि द्वारा, जबकि जंतु के अंदर कोशिका खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विभाजन होता है। फिर अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन बनता है कोल्चिसिन एल्केलॉइड यानी कोल्चिसिन एल्केलॉइड, यह समसूत्री विभाजन के अंदर विष का कार्य करता है। यानी समसूत्री विभाजन में यह विष का कार्य करता है और मेटाफेज अवस्था के बाद कोशिका विभाजन को रोक देता है और जिसके कारण क्या होता है, जंतुओं के अंदर बहुगुणिता उत्पन्न होती है। कोल्चिसिन एल्केलॉइड समसूत्री विभाजन में विष का कार्य करता है, जो कि कोशिका विभाजन को मेटाफेज अवस्था में रोक देता है, जिसके कारण क्या होती है, जीवों में बहुगुणिता उत्पन्न होती है। और आपको ध्यान रखना है पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन का जो समसूत्री विभाजन है नियंत्रण साइटोकाइनिन नामक हार्मोन द्वारा किया जाता है। ये आप दो क्वेश्चनों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो कोल्चिसिन एल्केलॉइड जो कि समसूत्री विभाजन के अंदर क्या करता है, विष का कार्य करता है और ये मेटाफेज के अंदर कोशिका विभाजन को रोक देता है, जिसके कारण जीवों के अंदर बहुगुणिता उत्पन्न होती है। पादप कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन का नियंत्रण साइटोकाइनिन नामक एक हार्मोन है उसके द्वारा होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन।
आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।